हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का 2019-20 में पेपर आया था AKTU के अंदर, इसको सॉल्व। और इसका जो ए सेक्शन था उसका वीडियो बन चुका है। इसके अलावा सेक्शन बी का जो ए क्वेश्चन है उसका वीडियो बन चुका है। इसके अलावा जो AKTU का 2019-20 में पेपर आया था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, उसका पूरा वीडियो बन चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन बी के अंदर जो बी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड डिस्कस डिटेल अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, इसको रास सिस्टम भी बोलते हैं। अब जो हाइपरटेंशन है उसको हम हाई बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है उसी को ही हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन या हाई बीपी जो है वो एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बीपी आर्टरीज के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, जब बीपी परसिस्टेंटली या तो 140 और 90 mm ऑफ Hg रहे या इससे ऊपर पहुंच जाए, और इसमें से 140 कौन सा है सिस्टोलिक और 90 कौन सा डायस्टोलिक। तो ये जब इतने से ऊपर पहुंच जाता है तभी हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया है या हाई बीपी हो गया है। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज रहती है ब्लड प्रेशर की वो कितनी रहती है, 120 से 120 और 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर आप चाहें ये वाला पॉइंट भी एक इंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल रेंज जो होती है ब्लड प्रेशर की वो इतनी रहती है। 120 हो गया सिस्टोलिक और 80 हो गया डायस्टोलिक, तो इतनी रेंज रहती है। ठीक है, इसके बाद में जो हाई बीपी है इसकी हमें दवाएं खानी जरूरी क्यों है, क्यों हम इसकी मेडिसिन लेते हैं या एंटी हाइपरटेंसिव बनाई क्यों गए हैं। तो देखिए, हाई बीपी जो है वो एक बहुत ही ऐसे भयंकर बीमारी है। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, हार्ट पर डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, इसके ब्रेन पर डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, किडनी पर डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं और आईज पर डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए हमें जो हाई बीपी है उसको हमें कम रखना जरूरी है, नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है, कम भी नहीं, नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है। ठीक है, अब जो ड्रग्स यूज होते हैं लोअर करने के लिए बीपी यानी बीपी को कम करने के लिए, उनको ही हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में ना स्पेसिफिकली पूछा गया है ना, तो हम यहाँ पे टाइप और लिख देंगे और बहुत ईजी है, तो मतलब लिख ही देना क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, एक बार पढ़ने से ही समझ आ जाएंगे। तो दो तरह के होते हैं हाइपरटेंशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको भी है उसका हमें कॉज नहीं पता होता। कॉज मतलब किस वजह से हो रहा है हमें ये नहीं पता। ठीक है, वजह क्या है हाइपरटेंशन के या ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ा क्यों है वो नहीं पता होता है, इसीलिए हम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर जो भी कॉज होता है वो हमें पता होता है। ठीक है, आइडेंटिफिएबल होता है, हमें पता होता है कि किस वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है या उसका बीपी हाई हुआ है ना। और जो कॉज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो रीनल डिसीज की वजह से हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, एक्रोमेगाली की वजह से हो सकता है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है डिस्कस हाइपरटेंशन के बारे में। अब हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन रास सिस्टम, अब करेंगे डिस्कस इसके बारे में। यहां पर है ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब सबसे पहले ना हम इस रास को ही समझ लेते हैं पहले कि रास क्या होता है, इसके बाद में हम इसके ऊपर जो ड्रग काम कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रास को हम RAAS भी बोलते हैं। ठीक है, रास का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन और एक और ए से एल्डोस्टेरोन और हो जाता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये हो गया इसका मीनिंग कि क्या होता है इसका मीनिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है, लिवर से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, लिवर से सिक्रीट होता है ये। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये कुछ भी नहीं कर पाता, ये न्यूट्रल पड़ा रहता है, इनएक्टिव पड़ा रहता है ना। अब क्या होता है कि किडनी से एक एंजाइम और सिक्रीट होता है रेनिन, जो कि इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी अभी कुछ नहीं कर सकता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है इसको भी कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, ये एस एंजाइम। और ये कहां से सिक्रीट होता है, तो ये लंग से सिक्रीट होता है। ठीक है, रेनिन होता है किडनी से सिक्रीट और लिवर से एंजियोटेंसिनोजन हो गया, रेनिन होता है किडनी से और एस होता है लंग्स से सिक्रीट। ठीक है, तो अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये हो गया एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट।
ठीक है, अब मैं यहां पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर। ये एंजियोटेंसिन के भी दो रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, और फर्स्ट रिसेप्टर से बाइंड होके ये क्या क्या करता है, तो ये 4 चीजें करता है। सबसे पहला है कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बीपी। ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का रिटेंशन। कहां पर, किडनी के अंदर, तो वहां पर भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, और यहां पर जब एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, यही वाली ही चीज करता है, मतलब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज कर देता है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या कर रहा है, बीपी को ही इंक्रीज कर रहा है ना। और फोर्थ होता है कि ये आर्टेरियल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, यानी जो आर्टरीज हैं उनका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, आर्टरीज का डायामीटर कम कर देता है। अगर इतना साइज है आर्टरीज का तो कम हो जाएगा साइज, है ना, मतलब डायामीटर कम हो जाएगा, और जब डायामीटर कम हो जाएगा तो भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो रास सिस्टम है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो रास सिस्टम है हमें इसको ही जगह जगह पे रोक देना है, और उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलेंगे। ठीक है, जिन ड्रग की वजह से हम इस रास सिस्टम को रोकेंगे उन्हीं ड्रग्स को ही हम बोल देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि इनको हम रोक कैसे कैसे सकते हैं। देखो फर्स्ट चीज तो हमें इससे तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, है ना, हमें बेसिकली हमको रुकवाना क्या है, हमें इस ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से बाइंड ना हो और सारे एक्शन ना दे, तो हमें फाइनली रुकवाना तो इसको होता है ना। पर इसको हम रुकवा कैसे कैसे सकते हैं, तो इसको मल्टीपल जगहों पे इसको रोक सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन, अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में ही ना कन्वर्ट हो, है ना, तो सेकंड भी नहीं बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा तो सारी चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो यहीं पर ही इसको स्टॉप करा लो, मतलब रेनिन जो एंजाइम है अगर इसको ही इनहिबिट करा दिया जाए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर से, है ना, तो आगे का ये जितना भी प्रोसेस है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा ही नहीं इतना। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं रेनिन को, तो पूरा आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो ये तो करते हैं ये। अब जो सेकंड है एस इनहिबिटर्स, इनके सबके नाम के बाद में ना प्रिल प्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल। ठीक है, ये सारे के सारे प्रिल प्रिल आता है हर किसी ड्रग के बाद में। तो जो एस इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, जो एस एंजाइम सिक्रीट हो रहा था लंग्स से, ये इस एस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, है ना। और जब एस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये आगे की सारी चीजें नहीं होंगी और बीपी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये करते हैं एस इनहिबिटर्स काम। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग आते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जैसे मैंने बताया था आपको एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है ना। तो अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर दे दें, यानी ये रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पाए अगर, तो ये वाली सारी चीजें होंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये करता है इस तरीके से काम। अब आपने यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लिया होगा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसको और थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीजें वही हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे जो 3 चीजें हैं ये अभी वही हैं जो मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस करे हैं ना, ये वाले यहाँ पर जो है ये वही है। ठीक है, तो मतलब नीचे आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको समझ ना आए, बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना, क्योंकि लिखना तो आपको ऐसी थोड़ी सी ऐसी वाली लैंग्वेज में लिखना होता है, तो ये समझने के लिए आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो ड्रग हैं, क्लासिफिकेशन जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ड्रग्स का, वो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये हैं ड्रग्स जो एक्ट करती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे। ये सारी की सारी ड्रग किस लिए यूज होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरह से ये यूज होती हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के ड्रग होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे। एक होते हैं एस इनहिबिटर, एक होते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एक होते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ठीक है, तो एस इनहिबिटर के बाद में तो सबके बाद में प्रिल प्रिल आता है।
ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रिल आता है हर किसी के बाद में, है ना। तो आपको सारी ड्रग इजीली याद हो जाएंगी। इसके बाद में जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, इनके नाम के बाद में आता है सर्टेन। ये आ गया सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन और सर्टेन, ठीक है। और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर केवल एक ही ड्रग होती है, एलिस्काइरेन, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में अब हम एक एक करके थोड़ा सा इन ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ड्रग हम पढ़ेंगे ये वाली, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं या एस इनहिबिटर होते हैं, इनके बारे में। ये जो ड्रग होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं एस एंजाइम को, जो कि लंग्स से सिक्रीट होता है। इसीलिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन नहीं हो पाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसके वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन भी कम हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, बीपी। तो ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी थी, मैं आपको एक बार दिखा और देती हूँ, बस वहां पर वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये वाली सारी चीजें। तो बस आपको क्या लिखना है, इनका उल्टा लिख देना है ना। जब हमने ये एंजाइम इनहिबिट करा दिया, एस एंजाइम इनहिबिट करा दिया, है ना, तो उल्टी चीजें हो जाएंगी ना। यहाँ इंक्रीज हो रही सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं मतलब ये डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ ये डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आर्टेरियल वैसोकंस्ट्रिक्शन लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, है ना। तो उल्टी हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि एस को ही हमने इनहिबिट करा दिया है इसलिए। तो चलिए यहाँ पर अभी फिर से आते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड ड्रग पे चलते हैं, जो हमारी यहाँ पर ये वाली ड्रग्स हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अच्छा, एस के बारे में ये 2 पॉइंट और रह गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही हैं, कि ये जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ये ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन नहीं होने देते हैं, है ना। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, वैसोडाइलेशन इफेक्ट मिलेगा, और वैसोडाइलेशन इफेक्ट मिलने से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बीपी, ठीक है। तो ये पोटेंट वैसोडाइलेटर होते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देते हैं, तो हमें ये चाहिए, अच्छी चीज है ये, है ना। अब जो एस इनहिबिटर है वो इनहिबिट कर देते हैं इनका डिग्रेडेशन, तो ये तो अच्छी बात है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस इनहिबिटर्स जो होते हैं ये टेरेटोजेनिक होते हैं। टेरेटोजेनिक मतलब जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी इनको खाती है तो उसके बच्चे के ऊपर थोड़े से गलत इफेक्ट पड़ते हैं, है ना, वही तो होते हैं टेरेटोजेनिक। तो ये भी टेरेटोजेनिक होते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इनको नहीं ले सकते हैं। जो सेकंड हमारे ड्रग्स थे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये वाले जो ड्रग्स होते हैं इनका जो एक्शन होता है वो वही है कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर पे जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो अपने काम नहीं कर पाता, है ना। तो इनका क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसिन की वजह से जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था ये उसको नहीं होने देंगे। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये 2 तरह के रिसेप्टर हैं। पर एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो किससे बाइंड होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन सेकंड के सारे जितने भी एक्शंस होते हैं उसके, जो हमने ऊपर 4 एक्शन पढ़े थे सबसे नीचे फ्लो डायग्राम में, उन्हीं को रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना, तो वो सारे के सारे एक्शन यहाँ पे बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो हमारी ड्रग है वो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसमें एक एन कर लेना, डबल एन लग गया गलती से। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एलिस्काइरिन एक अकेली ड्रग है इस कैटेगरी की, ये इनहिबिट कर देते हैं रेनिन को, इसीलिए जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड का लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल भी कम हो जाएगा तो वो सारी चीजें कर ही नहीं पाएगा जो हमने लास्ट में 4 चीजें पढ़ी थी, और इसीलिए जो बीपी है वो फाइनली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।